हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। पिछले क्लास में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न परिपथ के बारे में पढ़ रहे थे और पीछे दो परिपथ के बारे में बताया भी गया था कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो तब परिपथ में कितना धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है और कलांतर क्या होता है वोल्टेज और धारा के बीच में, उनके बीच ग्राफ, फेजर आरेख, अन्य चीज़ों का सारी बातें बताई जा चुकी। और दूसरा केस बताया गया था कि जब प्रेरकत्व हो परिपथ में तब क्या होता है V और I के बीच कलांतर। तो उसी के क्रम में आज हम तीसरे परिपथ को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें तीसरा परिपथ है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध धारिता हो, जब परिपथ में शुद्ध धारिता हो तब हम V और I के बीच कितना कलांतर होता है, धारा के मार्ग में अवरोध क्या होगा उत्पन्न, इन सभी का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं तीसरा केस, जिसमें जब परिपथ में केवल धारिता C है। तो धारिता C मतलब एक हमने इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ लिया कि जिसमें केवल संधारित्र कार्य कर रहा है, यानी ओमीय प्रतिरोध उसमें नगण्य है, ओमीय प्रतिरोध नहीं है, केवल एक संधारित्र हमने लगा दिया। एक संधारित्र C है और इसके दोनों सिरों को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने संधारित्र के सिरे को जोड़ दिया गया। अब यहां देखिए आरोपित वोल्टता, हमने आरोपित वोल्टता यहां कितना लगाया, इस परिपथ में कितना आरोपित वोल्टता लगाया गया, तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमने अप्लाई किया इस पर। अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं संधारित्र है और संधारित्र में से होकर दिष्ट धारा स्रोत अगर जुड़ा होता तो इसमें से धारा प्रवाह नहीं होता, लेकिन यहां प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। हम जानते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ साथ आवर्ती रूप से लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, लगातार बदलते रहते हैं। उनका परिमाण और दिशा एक निश्चित समय के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो उसी के कारण, भाई लगातार परिवर्तन होने के कारण इस संधारित्र में धारा प्रवाह होगा, इसमें धारा प्रवाह होगा, क्योंकि जब धारा की दिशा परिवर्तित होगी तो संधारित्र में पहले अर्धचक्र के दौरान एक बार आवेशन और निरावेशन होगा और फिर दूसरे अर्धचक्र के दौरान विपरीत दिशा में आवेशित होंगी प्लेटें, फिर निरावेशित होंगी। तो इस प्रकार से जैसे जैसे प्रत्यावर्ती धारा के मान में परिवर्तन होगा, लगातार इस संधारित्र की प्लेटें आवेशित और निरावेशित होती रहेंगी विपरीत दिशाओं में, जिसके कारण इसमें एक धारा प्रवाहित होगी। तो आज हम उस धारा को देखने वाले हैं कि जो आरोपित वोल्टता के साथ कितने कला है, कलांतर दोनों के बीच किस कला पर धारा है और कितनी कला वोल्टेज की है, इन दोनों के बीच कलांतर कितना है, उसी के संबंध में हमें समीकरण निकालना है। वोल्टेज मालूम है, अब धारा समीकरण निकालना है। तो देखिए किसी क्षण हमने मान लिया, किसी क्षण मान लिया गया कि इसमें प्लेटों पर जो आवेश हैं, मान लिया हमने, माना कि किसी क्षण संधारित्र की प्लेटों पर, संधारित्र की प्लेट पर आवेश Q तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I है, परिपथ में प्रवाहित धारा I है, तब संधारित्र के सिरों पर तात्कालिक वोल्टता कितना होगा, मतलब उसी क्षण की बात की जा रही है, संधारित्र के सिरों पर तात्कालिक वोल्टता। तो तात्कालिक वोल्टता V इक्वल टू Q बाई C लिख सकते हैं।
संधारित्र की धारिता हमने सी लिया है, यहां सी है, और प्लेट पर आवेश किसी क्षण अगर क्यू है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाह हो रहा है, संधारित्र के प्लेट पर क्यू आवेश है, तो इसके सिरे पर जो वोल्टता उत्पन्न होगा उस क्षण वो V बराबर क्यू बाई सी के बराबर होगा। हम पीछे पढ़ चुके हैं C बराबर क्यू बाई वी, तो उसी से V बराबर क्यू बाई सी निकाला जा सकता है। अब देखिए V का मान हमें मालूम है, यही V का मान उठा के यहां रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से तो यहां देखिए संबंध क्या मिल गया, क्यू बाई सी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमको प्राप्त हो गया। C से इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहां हमको Q की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, Q इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आवेश मिल गया तो धारा भी मिल जाएगी, हमें धारा समीकरण ही प्राप्त करना है, और आवेश प्राप्त हो गया तो हम आवेश प्रवाह की समय दर को धारा के रूप में व्यक्त करेंगे, यानी इसी का टी के सापेक्ष अगर अवकलन कर दिया जाए तो धारा हमको प्राप्त हो जाएगी। देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा, आई बराबर तो डी क्यू अपॉन डी टी कह सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। हम जानते हैं यहां देखिए क्यू की वैल्यू में सी और बी ये कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि अवकलन करना है टी के सापेक्ष, अवकलन करना है टी के सापेक्ष, तो टी वाली राशि का ही अवकलन होगा। इसको हम बाहर लिख सकते हैं, सी वी नॉट बाहर कर लेंगे और डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, डी बाई डी पी टी ऑफ यहाँ साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का टी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो देखिए कोणांक में टी के गुणनफल में ओमेगा है, तो ये ओमेगा हम जब कोणांक का अवकलन करेंगे तो यहां से ओमेगा प्राप्त होगा, और पूरा साइन ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो कॉस ओमेगा टी मिलेगा, यानी साइन ओमेगा टी का टोटल अवकलन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी हमें इसका अवकलन प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से देखिए धारा हमको आई बराबर क्या मिल गई, सी, और यहां से ओमेगा भी मिल रहा है, तो हम ओमेगा इंटू सी इंटू वी नॉट लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू सी इंटू वी नॉट, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ये प्राप्त हो जाएगा। ये ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी, लेकिन जो वोल्टेज समीकरण है वो साइन के पदों में है, तो इसको भी हमें साइन के पदों में चेंज करना होगा, तो हम त्रिकोणमिति का नियम लगा सकते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति के नियम से आगे ओमेगा सी वी नॉट और कॉस ओमेगा टी को अगर साइन में चेंज करना है तो हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ऐसा भी कहा जा सकता है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी करेंगे तो कॉस ओमेगा टी के बराबर होगा, यानी कॉस ओमेगा टी को हम साइन इंटू पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब यहां देखिए इस वी नॉट को हमें केवल अंश में रखना है, बाकी राशि को हर में ले जाना है, क्योंकि धारा जो होती है वो वोल्टेज और प्रतिरोध का अनुपात होती है, तो इसका मतलब वोल्टेज के गुणांक में जो भी होगा वो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध होगा, तो उसको अब हम अंश में ले जाना चाहेंगे। तो यहां देखिए ओमेगा और सी को हम अंश में ले जाने के लिए इस तरीके से लिख देंगे, ओमेगा सी को हर में जब ले जाएंगे, यहां अंश से हर में ट्रांसफर करेंगे तो इसको हम 1 अपॉन ओमेगा सी के रूप में नीचे ले जाएंगे, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, और साथ में यहां साइन, इसको देखिए प्लस है दोनों तो आगे पीछे कर सकते हैं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये प्राप्त हो गया। अब हमें मालूम है आई का अगर अधिकतम मान प्राप्त करना है तो साइन वाली वैल्यू अधिकतम लेनी पड़ेगी, और साइन का अधिकतम मान 1 होता है। अगर हम साइन का अधिकतम मान रख दे तो आई की अधिकतम वैल्यू हमको प्राप्त होगी। तो देखिए जब साइन बराबर ये साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान ले लेंगे तो वहां आई मैक्सिमम हो जाएगा। यदि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 बराबर 1 ले लिया जाए
तो आई की वैल्यू जो आएगी वो आई नॉट के इक्वल होगी। साइन की वैल्यू अगर अधिकतम ले लें तो यहां धारा इसमें मैक्सिमम प्राप्त हो जाएगी। अब यही वैल्यू देखिए यहां रख दीजिए, इसको 1 रखेंगे तो यह राशि केवल मिलेगा, अगर इसको 1 कर देंगे तो यह राशि मिलेगा और यही आई नॉट के बराबर कहा जाएगा। तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ये मिल जाएगा, ये पूरी राशि मिल जाएगी। आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। अब इस मान को हम आई नॉट लिख सकते हैं, इस मान को आई नॉट लिख सकते हैं क्योंकि आई नॉट की वैल्यू इतनी मिल गई इसको 1 रखने पर। अब यहां से हमको क्या मिल जाएगा, अतः धारा समीकरण हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना से क्या मालूम चल रहा है, इसमें देखिए कला कोण ओमेगा टी है और इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब जब परिपथ में केवल संधारित्र हो या केवल धारिता सी हो तो ऐसे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आरोपित वोल्टेज V से कला में 90 डिग्री अथवा पाई बाई 2 अग्रगामी होता है, यानी धारा इसमें अग्रगामी है। धारा जो है वो वोल्टेज से अग्रगामी है। धारा अधिकतम पहले होती है, वोल्टेज अधिकतम बाद में होता है। धारा शून्य पहले होगी, वोल्टेज बाद में शून्य होगा। इस तरीके से ये अग्रगामी है, ये पहले चलने वाली है। तो इसके लिए अगर बी आई ग्राफ खींचा जाए, यहां समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना कराया जाए तो निष्कर्ष क्या निकालेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना से समीकरण 1 व 2 की तुलना से क्या मालूम चल रहा है कि केवल धारिता सी होने पर धारा आई वोल्टेज V से कला में पाई बाई 2 या 90 डिग्री, कला में पाई बाई 2 या 90 डिग्री अग्रगामी होती है। यह बात हमें इन दोनों समीकरणों की तुलना से हमको मालूम चला कि जब केवल धारिता सी हो परिपथ में, केवल धारिता सी होने पर धारा आई वोल्टेज V से कला में पाई बाई 2 या 90 डिग्री अग्रगामी होती है, धारा आगे चलती है वोल्टेज से। तो अब इसके लिए देखिए वी आई ग्राफ यहां दिखाया गया है, वोल्टेज और धारा को हमने वाई अक्ष पर ले लिया और एक्स अक्ष पर हमने समय के साथ इसका परिवर्तन दिखा दिया। हम इसको टाइम लिख सकते हैं या इसको हम ओमेगा टी के रूप में दिखा सकते हैं, ओमेगा टी जो कि वोल्टेज की कला थी, हमने इस पर ले लिया। शुरुआत देखिए टी के सापेक्ष परिवर्तन करिए तो वोल्टेज में क्या है, ये साइनोसाइडल ग्राफ बनेगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां साइन ओमेगा टी इसमें आ रहा है तो ज्या वक्र बनना है, यानी जब समय शून्य है तो उस समय वोल्टेज शून्य, और फिर T/4 समय पर वोल्टेज अधिकतम होगा, T/2 समय पर फिर शून्य होगा, 3T/2 पर 3T/4 पर विपरीत दिशा में अधिकतम, और यहां फिर कैपिटल T समय पर यह पुनः शून्य हो जाएगा। यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो या प्रत्यावर्ती धारा, अगर यह प्रश्न कहा जाए कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कि कितने समय में उसका मान अधिकतम होता है, अधिकतम मान कितने समय में प्राप्त करती है, तो ये ध्यान रखिए एक पूर्ण साइकिल यहां कंप्लीट होगा, एक पूर्ण साइकिल यहां कंप्लीट होगा, यहां अर्ध साइकिल, एक साइकिल पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कैपिटल टी होता है, अर्ध साइकिल पूरा करने में लगा समय T/2 और अधिकतम मान प्राप्त करने में लगा समय
T/4 कहा जाएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा अपना अधिकतम मान अपने आवर्तकाल के चौथाई समय में ही पूरा कर लेती है। कैपिटल T/4, T/4 समय में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा ये दोनों अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है अगर वह शून्य से शुरू की जाए। शून्य से शुरू की जाए तो यहां देखिए, तो पहले अधिकतम था, ये T/4 समय में शून्य हुआ है और ये शून्य से शुरू हुआ है तो T/4 समय में अधिकतम हो गया है। तो ये तो VI ग्राफ बन गया। अब इसका फेजर आरेख कैसे खींचे, इसका कला समंजक आरेख तो पीछे बताया जा चुका है कैसे कला समंजक बनाया जाता है। तो यहां देखिए कला आरेख दिखाया गया है, कला आरेख यहां दिखाया गया है। एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष लिया गया, स्वेच्छा से हमने इसको एक अक्ष ले लिया। अब इसी से हमने एक वोल्टेज V का फेजर बनाया, वोल्टेज V का एक फेजर बनाया। तो वोल्टेज V की कला क्या थी, ओमेगा टी। तो हमने इसी अक्ष से ओमेगा टी कला इसका वामावर्त घुमा दिया, धनात्मक में है वैल्यू तो निश्चित ही वामावर्त घूर्णन कराया जाएगा। और ओमेगा आ रहा है मतलब कोणीय वेग जो है इसका वो ओमेगा है, तो फेजर वामावर्त कोणीय वेग ओमेगा से घूमना शुरू करेगा। तो यहां देखिए किसी क्षण टी पर यह ओमेगा टी कोण बना रहा है, इस स्थिति में है। और सॉल्व करने पर हमको जो धारा मिली है वो इस वोल्टेज से कला में π/2 अग्रगामी मिल रही है। तो अब यहां से धारा, अगर धारा का फेजर दिखाना है तो निश्चित ही इससे 90 डिग्री पर दिखाया जाएगा। तो इससे 90 डिग्री पर यहां देखिए 90 अंश का कोण π/2 एंगल बन रहा है, π/2 रेडियन में है, अंश में कहा जाए तो 90 डिग्री कह सकते हैं। तो यहां से देखिए इससे ये 90 डिग्री पर हमने धारा दिखाया। ये अधिकतम धारा को प्रदर्शित करने वाला ये फेजर है, ये V0 और ये I0। यहां से अगर हम प्रक्षेप खींचे y अक्ष पर, अगर इस V0 और I0 का प्रक्षेप खींचा जाए y अक्ष पर, यानी डॉटेड लाइन से यहां एक प्रोजेक्शन डाल दिया जाए, तो यह उस क्षण वोल्टेज और ये उस क्षण धारा को प्रदर्शित करती है। वोल्टेज और धारा का मान जो जिस क्षण t की बात की गई कि किसी क्षण संधारित्र की प्लेट पर, यानी एक निश्चित क्षण पर यह सब ज्ञात किया गया है, तो उसी क्षण अगर वोल्टेज और धारा की वैल्यू निकाली जाए तो उस क्षण वोल्टेज V होगा और ये I, ये तात्कालिक मान है। V और I, जो V और I है ये तात्कालिक मान है, प्रोजेक्शन से प्राप्त हुए हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू को फेजर्स प्रदर्शित करते हैं। जो फेजर्स यहाँ इसका नोक दिखा रहा है यह उसके अधिकतम मान को प्रदर्शित करता है। तो यह जानकारी हमको प्राप्त हुई। अब आइए देखते हैं इसमें धारा I जो मिला है, इस धारा और वोल्टेज का अनुपात इसमें क्या बताएगा। भाई पिछले हम पढ़ चुके हैं, पिछले में जब कुंडली लगी थी तो उसमें धारा और वोल्टेज के अनुपात को प्रेरण प्रतिघात कहा गया था। और यहां क्या कहा जाएगा, तो यहां देखिए कुंडली नहीं है, यहां संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो संधारित्र जब परिपथ में होता है तो ऐसे परिपथ में वोल्टेज और धारा के अनुपात को हम धारितीय प्रतिघात के नाम से जानते हैं। धारितीय प्रतिघात, तो क्या होता है धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात इसको हम XC से लिखते हैं, XC, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है धारितीय प्रतिघात। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां देखिए I0 की वैल्यू निकाली गई, I0 की वैल्यू निकाली गई। I0 इक्वल टू आया था V0 अपॉन 1/ωc, ये मिला था। तो यहां से 1/ωc को यहां ले आए, I0 को यहां ले आए, तो हमको V0 और I0 का अनुपात मिल जाएगा, V0 अपॉन I0। इसका मान कितना आ जाएगा, 1/ωc। अब हम जानते हैं कि वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता है वह धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को बताता है। तो यहां वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होगा वो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को बताता है। ओम के नियम में बताया जा चुका है, ओम के नियम में बताया जा चुका है कि कोई धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वो V और I के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां जब परिपथ में केवल धारिता C हो, जब परिपथ में केवल धारिता C हो, उस समय जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा परिपथ में
उस परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं। अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाए एक नंबर में कि धारितीय प्रतिघात को परिभाषित कीजिए, तो हम सीधा यह कह सकते हैं कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता C हो, तब उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं और इसे XC से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान उस परिपथ में आरोपित वोल्टेज और प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। यहां देखिए, आरोपित वोल्टेज V और प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात होगा, यह हम मैक्सिमम वैल्यूज ले सकते हैं, महत्तम मान उनके, प्रभावी मान कह सकते हैं। प्रभावी मान वोल्टेज का और धारा का उनका अनुपात लिया जाए, या यहाँ V0 I0 देखा गया, महत्तम वैल्यू का अनुपात ले लिया गया, तो यहीं से हमको धारितीय प्रतिघात का सूत्र मिलता है। इसको XC से प्रदर्शित करते हैं और XC बराबर V0 अपॉन I0 होता है। और यहाँ क्या देखा गया, ये V0 I0 जो होता है वो 1/ω/c के बराबर होता है, 1/ω/c के बराबर होता है। ओमेगा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा की कोणीय आवृत्ति होती है। अगर कहा जाए परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति स्मॉल f है, तो इस कोणीय आवृत्ति को हम क्या लिख सकते हैं? कोणीय आवृत्ति f, ये कोणीय आवृत्ति ओमेगा जो है वो 2πf लिखा जा सकता है। यहां से देखिए, धारितीय प्रतिघात का जो सूत्र है वो 1/ω/c भी कहा जा सकता है या 1/2πfc भी कह सकते हैं, 2πfc भी कहा जा सकता है। अब देखिए, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, और यहां वोल्टेज और धारा के अनुपात को हमने क्या कहा? धारितीय प्रतिघात। तो प्रतिरोध केवल तभी कहेंगे जब वहां कोई अवयव नहीं जुड़ा है, केवल और केवल उस तार के कारण धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, तब वहां ओमीय प्रतिरोध कार्य करता है। लेकिन यहां अवयव लगा है, संधारित्र लगे हैं 3 तरह के, इसमें अलग अलग, जैसे जब अवयव कोई नहीं लगा है, तार जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। संधारित्र जो धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है उसको धारितीय प्रतिघात कहते हैं। और जब कुंडली में धारा बह रही है तो उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, तो इस कारण से वहां प्रेरण प्रतिघात उत्पन्न होता है। उस प्रेरण के कारण एक स्वप्रेरण की घटना होने से उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, तो उस अवरोध को हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो ये धारितीय प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात और ओमीय प्रतिरोध, ये तीनों अलग अलग हैं। अब किसी परिपथ में अगर एक से ज्यादा अवरोध आ जाए, किसी परिपथ में एक से ज्यादा अवरोध आ जाए, तो उन अवरोधों का जो परिणामी होगा उसको कहते हैं प्रतिबाधा। इसके बाद वाले जितने परिपथ हैं उसमें हमें प्रतिबाधा निकालने की आवश्यकता होगी। यानी एक से अधिक अवयव अगर R, L और C में अगर कोई 2 अगर परिपथ में है, तो उनके परिणामी अवरोध को हम प्रतिबाधा कहेंगे। अलग अलग इनके नाम भी ध्यान रखिए। ये धारितीय प्रतिघात है और धारितीय प्रतिघात XC 1/ω/c के बराबर, और ओमेगा 2πf होता है, इसलिए हम इसको 1/2πf इंटू C, यहां देखिए C भी है, ये ओमेगा की वैल्यू लिखा गया है और साथ में यहां C भी गुणा है, तो यहां C भी लिख सकते हैं। देखिए, ये ओमेगा बराबर 2πf इंटू C, ये लिखा जाएगा। अब अगर हम XC और F के बीच संबंध देखें या XC और ओमेगा के बीच संबंध देखें, तो क्या संबंध दिखाई दे रहा है? XC और F के बीच व्युत्क्रमानुपात का संबंध है, या ओमेगा के साथ अगर देखा जाए तो ये भी वही है कि XC व्युत्क्रमानुपाती है ओमेगा की। कोणीय आवृत्ति के भी व्युत्क्रमानुपाती और परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के लिए भी व्युत्क्रमानुपात दिखाई दे रहा है। यहां से क्या सिद्ध हो रहा है कि अगर F का मान हम बढ़ाएं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में F का मान अगर बढ़ाएंगे तो निश्चित ही धारितीय प्रतिघात घटेगा, और F का मान घटने पर धारितीय प्रतिघात बढ़ेगा, और जब धारितीय प्रतिघात बढ़ेगा तो धारा घटेगी। भाई, धारितीय प्रतिघात के बढ़ने पर धारा घटेगी, और अगर ये बढ़ रहा है तो आवृत्ति निश्चित रूप से घटेगी।
यानी आवृत्ति के घटने पर धारतीय प्रतिघात बढ़ेगा और धारा घटेगी। अब अगर कहा जाए दिष्ट धारा परिपथ, भाई दिष्ट धारा परिपथ में अगर संधारित्र लगा दिया जाए तब क्या होगा, तब कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो ये ध्यान रखिए, दिष्ट धारा परिपथ में लगे संधारित्र में धारा प्रवाह नहीं होता, उसमें धारा प्रवाह नहीं होता, यही संबंध ये बताता है, यही संबंध बताता है। देखिए इस संबंध से हम जानते हैं दिष्ट धारा जो होती है उसकी आवृत्ति शून्य होती है। तो दिष्ट धारा की कोणीय आवृत्ति कहे तो शून्य होती है। अगर किसी परिपथ में दिष्ट धारा बह रही है, दिष्ट धारा परिपथ लिया गया तो उस परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति भी शून्य होती है। तो यदि अब चाहे ओमेगा को जीरो कहें या एफ को जीरो कहें, एफ बराबर जीरो तो एक्स सी क्या होगा, अनंत हो जाएगा, इसका मान अनंत हो जाएगा। और जब अनंत धारतीय प्रतिघात बहुत अधिक हो गया तो धारा कहां उसमें प्रवाह होगा, भाई तब उसमें धारा प्रवाहित तो होगा ही नहीं, केवल और केवल उसमें अनंत प्रतिरोध उत्पन्न हुआ तो प्लेटों पर केवल आवेश आएगा, प्लेटें आवेशित तो होंगी लेकिन धारा प्रवाह उसमें नहीं हो सकता। तो अगर संधारित्र लगा है किसी दिष्ट धारा परिपथ में तो वहां धारा शून्य कही जाएगी, क्योंकि धारतीय प्रतिघात अनंत हो जाता है ऐसे परिपथ में। अब अगर कहा जाए इनके बीच ग्राफ खींचो तो ग्राफ भी दिखा सकते हैं। ये एफ ले लिया गया और इस पर एक्स सी ले लिया गया, धारतीय प्रतिघात और आवृत्ति एफ में ग्राफ अगर कहा जाए तो व्युत्क्रमानुपात वाले ग्राफ को हम समकोणीय अतिपरवलय दिखाएंगे इस तरीके से। ये समकोणीय अतिपरवलय के रूप में ये हमको ग्राफ व्युत्क्रमानुपात वाला मिल रहा है, क्योंकि एक्स सी और एफ एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और कहा जाए धारा का ओमेगा के साथ ग्राफ, ओमेगा का मैक्सिमम धारा के साथ ग्राफ क्या होगा। देखिए कोणीय आवृत्ति ओमेगा और हमने अधिकतम धारा आई नॉट के बीच में ग्राफ खींचना है। यहां से अगर देखा जाए आई नॉट और ओमेगा में क्या संबंध है, यहां कैंची गुणन कर ले, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट ओमेगा सी, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट ओमेगा सी। यहां देखिए संबंध क्या मिल रहा है, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट सी इंटू ओमेगा, वी नॉट ओमेगा सी वही चीज है। इनको अगर कांस्टेंट कर दे तो आई नॉट जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा की, यानी कोणीय आवृत्ति या स्वाभाविक आवृत्ति के रूप में ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिखा जा सकता है। तो एफ लिखिए या ओमेगा लिखिए, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो धारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की कोणीय आवृत्ति बढ़ेगी उसमें धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। तो यह ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो अगर कहा जाए आई नॉट ओमेगा के बीच ग्राफ खींचिए तो ग्राफ एक सरल रेखा होगा, और अगर कहा जाए एक्स सी और एफ के बीच ग्राफ तो यह अतिपरवलय के रूप में होगा। तो इन ग्राफों का भी अध्ययन कर सकते हैं, तो इस पर भी प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में प्रश्न बन सकते हैं। अब आइए हम अगले परिपथ के बारे में चर्चा करते हैं। चौथा परिपथ, जब परिपथ में स्वप्रेरकत्व यल तथा प्रतिरोध आर जब परिपथ में स्वप्रेरकत्व यल तथा प्रतिरोध आर दोनों श्रेणी क्रम में हो, देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब परिपथ में स्वप्रेरकत्व यल और प्रतिरोध आर दोनों श्रेणी क्रम में हो, मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हमारा इस प्रकार से है, इसमें स्वप्रेरकत्व के लिए हमें कुंडली दिखाना होगा,
और ओमीय प्रतिरोध R के लिए ये दिखाना होगा, ये है L, इसका स्वप्रेरकत्व और इसका हमने प्रतिरोध R लिख दिया। तो निश्चित ही इन दोनों के सिरों पर वोल्टेज भिन्न भिन्न होगा। ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए हम सिंबल कुछ इस तरीके से ये दिखाते हैं, और यहां आरोपित वोल्टता को V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगा। इसमें भी धारा प्रवाह होगा, धारा प्रवाह होगा इसमें भी। हम जानते हैं इसमें कुंडली, जब धारा ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो जो धारा कुंडली में प्रवाहित होगी वही धारा प्रतिरोध में प्रवाहित होगी। भाई दोनों में समान धारा जाएगी, श्रेणी क्रम में है, जो धारा इसमें आ रही है वही धारा आगे जा रही है, तो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, धारा समान होगी। लेकिन कुंडली धारा के मार्ग में प्रेरण एक विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा विरोध करेगा, यानी प्रेरण प्रतिघात आरोपित करेगा। तो कुंडली जो है वो धारा के मार्ग में प्रेरण प्रतिघात आरोपित करेगा, जबकि ये प्रतिरोध है धारा के मार्ग में, यह अवरोध तार द्वारा उत्पन्न होने वाला है। तो दोनों अलग अलग प्रकार के अवरोध हैं। तो निश्चित ही हम अवरोधों का कॉम्बिनेशन करेंगे, संयोजन करेंगे। जब एक से अधिक टाइप के अवरोध, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक से अधिक प्रकार के अवरोध कार्यरत है, तब उनका परिणामी प्रतिबाधा कहलाता है, तब उसके परिणामी को हम प्रतिबाधा कहते हैं। तो यहां देखिए, अब हमें प्रतिबाधा की गणना करनी है। हमने मान लिया कि कुंडली के सिरे पर जो वोल्टेज आरोपित है उसको VL, वोल्टेज भिन्न भिन्न होगा, और यहां प्रतिरोध के सिरे पर जो वोल्टेज अप्लाई है उसको हमने VR मान लिया, VR ये मान लिया। तो वोल्टेज दोनों में भिन्न भिन्न है, दोनों के सिरों पर, और हम पीछे पढ़ चुके हैं, अलग अलग इनके परिपथ पढ़ चुके हैं, इसलिए हम फेजर आरेख बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। हम फेजर आरेख पहले ही बना सकते हैं। देखिए, हमने मान लिया कि ये धारा की दिशा है, हमने इस डायरेक्शन में धारा को ले लिया, ये धारा की दिशा है। अब हमें दोनों वोल्टेजों की दिशा देखनी है और फिर उनका परिणामी देखना है। तो देखिए, जब परिपथ में अकेला स्वप्रेरकत्व होता है, केवल स्वप्रेरकत्व यल होता है, तो उसमें वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होती है। तो यह VL जो उत्पन्न हुआ है कुंडली के सिरे पर, यह वोल्टेज निश्चित ही धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी चलने वाला है। तो इसको हम दिखाएंगे, ये धारा की दिशा अगर यहां लिया गया तो ये VL की दिशा ये होगी, ये VL की दिशा होगी। और फिर आगे देखिए, आगे प्रतिरोध है, और प्रतिरोध में हमने ये भी बताया है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है, ओमीय प्रतिरोध केवल है, तो वहां वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते थे, दोनों समान कला में। तो यानी VR का जो होगा फेजर वो धारा की दिशा में होगा, जो VR का फेजर होगा वो धारा की दिशा में होगा, ये VR होगा। तो ये VL है और ये VR है, दोनों के बीच कोण 90 डिग्री। तो देखिए, हमने बताया है कि जो फेजर्स होते हैं उनको घूर्णी सदिश मानकर गणना किया जाता है। तो यहां VL और VR एक घूर्णी सदिश के रूप में कार्यरत है और ये परस्पर लंबवत है। तो इनका परिणामी कैसे निकालते हैं? तो वेक्टर्स का परिणामी, दो लंबवत वेक्टर्स का परिणामी कैसे निकालते थे, वही कंडीशन यहां लागू कर देंगे। इसके समांतर रेखा इधर खींच लेंगे और इसके समांतर रेखा इधर खींच देंगे, एक समांतर चतुर्भुज निर्मित होगा और चतुर्भुज का वह विकर्ण खींचेंगे दोनों वेक्टरों के कटान बिंदु से जो होकर जाता है। ये इसको हम कहेंगे परिणामी वोल्टेज V। ये परिणामी वोल्टेज V होगा, यहां विकर्ण हमने खींच दिया तो ये परिणामी वोल्टेज V कहा जाएगा। VL और VR दोनों का परिणामी वोल्टेज V है। अब यह धारा से मान लीजिए फाई कला अग्रगामी है, भाई इसके बीच धारा के साथ जो इसका कलांतर दिख रहा है वो फाई, हमने फाई माना है। तो अगर कहा जाए कि परिपथ में, जब परिपथ में स्वप्रेरकत्व यल तथा प्रतिरोध R दोनों श्रेणी क्रम में हो,
तब क्या दिखाई दे रहा है, परिपथ में जो प्रभावी वोल्टेज है वो धारा से फाई कला अग्रगामी होगा। प्रभावी वोल्टेज V धारा I से कला में फाई अग्रगामी होगा। अब फाई का मान कितना होगा, तो इसको हम सूत्र से निकालने वाले हैं, tan फाई की वैल्यू निकालेंगे, वहां से हम फाई ज्ञात कर सकते हैं। साथ साथ इसमें कुल प्रतिबाधा कितनी कार्य कर रही है, यानी धारा के मार्ग में उत्पन्न कुल अवरोध कितना कार्य कर रहा है। इसमें स्वप्रेरकत्व के कारण अवरोध और प्रतिरोध के कारण भी धारा के मार्ग में अवरोध, वैद्युत प्रतिरोध लग रहा है, तार के कारण अवरोध लग रहा है और यहाँ कुंडली के कारण लग रहा है। दोनों अवरोधों का जो परिणामी होगा उसको हम प्रतिबाधा कहेंगे। और जितने भी धारकीय प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात या प्रतिरोध, इन सब का मात्रक विमीय सूत्र सब समान होगा, क्योंकि सब धारा के मार्ग में अवरोध हैं। ये सभी धारा के मार्ग में अवरोध हैं, इसलिए इन सब का मात्रक ओम ही कहा जाएगा। चाहे धारकीय प्रतिघात कहें, चाहे प्रेरण प्रतिघात कहें, चाहे प्रतिबाधा कहें, चाहे प्रतिरोध, ये सभी ओम इनके मात्रक होंगे, विमीय सूत्र भी इनके समान होंगे। लेकिन प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते थे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते थे, लेकिन प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को हम प्रवेश्यता कहेंगे, एडमिटेंस, प्रवेश्यता। तो प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम होता है उसका नाम अलग होगा, प्रवेश्यता कहा जाएगा। और उसका मात्रक अगर कहा जाए, भाई प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं और इसका मात्रक ओम इनवर्स कह सकते हो या मो कह सकते हो या सीमेन होता है। सीमेन भी इसका मात्रक होता है, किसका, प्रवेश्यता का, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम का। तो आइए देखते हैं, जब परिपथ में स्वप्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R दोनों श्रेणी क्रम में हो, हमने यहाँ आरोपित वोल्टेज लगाया V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, तो कुंडली के सिरे पर VL वोल्टेज उत्पन्न होगा और यहाँ प्रतिरोध के सिरे पर वोल्टेज उत्पन्न हुआ VR। हमने मान लिया कि कुंडली के सिरे पर वोल्टेज VL और प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न वोल्टेज VR है। अब इन दोनों का धारा के साथ अगर कला देखा जाए तो हम देख चुके हैं, जब परिपथ में कुंडली होती है तो वहां कुंडली के सिरे पर जो वोल्टेज होता है वो धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो कुंडली के सिरे पर वोल्टेज जो होगा वो धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा। और जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध होता है तो धारा वोल्टेज समान कला में होते हैं। तो VR को हम धारा की दिशा में दिखा दिया। अब VL VR का परिणामी हमने वेक्टर नियम का प्रयोग करके निकाला। परिणामी वोल्टेज हमको V जो मिला है वो धारा से अग्रगामी मिला है। तो LR परिपथ में वोल्टेज V धारा I से अग्रगामी होता है। यह बातें यहां से क्लियर हो गई। अब कितना कला अग्रगामी होता है इसको हम निकालने वाले हैं। तो यहां हमने मान लिया, यदि परिपथ का परिणामी विभवांतर V हो, यदि परिपथ का परिणामी विभवांतर या वोल्टेज कहिए, परिणामी वोल्टेज ही लिख दिया जाए, पीछे हम वोल्टेज ही लिखते आए हैं तो वही बना रहे क्रम। यदि परिपथ का परिणामी वोल्टेज V हो तब अब संबंध बनाइए, क्या संबंध बनेगा, तो वही वेक्टर वाला नियम लगेगा, V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। और चाहे फेजर आरेख में देखिए समकोण त्रिभुज दिख रहा है और इसका परिमाण VL के बराबर इसी के समांतर खींचा गया, तो ये परिमाण इसका VL और इसका परिमाण VR और यहाँ ये इसका परिमाण V कहा गया। तो लंब, आधार और कर्ण में संबंध क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वही कंडीशन यहाँ लगाया गया है, कर्ण स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा और ये आधार है VR तो इसका स्क्वायर और लंब है VL, इसका स्क्वायर, दोनों जोड़ दीजिए बराबर होगा। तो चाहे गणितीय विधि से समझ लीजिए, चाहे वेक्टरों वाला समझ लीजिए, दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का परिणामी R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो वही फार्मूला लगा दिया जाएगा तब भी हो जाएगा। यानी यहां से अगर B निकालेंगे, अगर इस B निकालेंगे तो अंडर रूट यहां लगेगा निश्चित रूप से, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो ये परिणामी वोल्टेज का यहां सूत्र मिला। लेकिन हमको निकालना है प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा निकालने के लिए हम सबको धारा के रूप में तोड़ना चाहते हैं।
तोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए चूंकि v बराबर होता है, चूंकि v बराबर हो जाएगा आई आर, तो हम आई आर के रूप में इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ आई आर क्यों कहें भाई, यहाँ तो दो अलग अलग तरह के अवरोध मिक्स हैं, तो इसमें आर तो कह नहीं सकते, तो एक्सियल भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ एक्सियल और आर दोनों का परिणामी लेना है। तो अब इसको हम प्रतिबाधा जेड कहेंगे भाई, यहां प्रतिबाधा जेड कहेंगे। तो जेड के रूप में इसको बदलने के लिए हम v और i का अनुपात हमें निकालना होगा, तो i यहां से मिलेगा और v हम यहीं पर प्राप्त करेंगे। देखिए यहां इसी को आगे हम थोड़ा सा सरल कर लें, तब हम वी आर को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर। भाई वी आर आई इंटू आर, धारा आई इसमें भी बह रही है, इसमें भी बह रही है, प्रतिरोध आर है, तो वी आर को हम आई इंटू आर यहां लिखेंगे, स्क्वायर है तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी एल, धारा वही आई बह रही है, और यहां अवरोध उत्पन्न होगा, उस अवरोध को हम कहेंगे एक्सीएल, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्सीएल स्क्वायर। अब दोनों में आई स्क्वायर कॉमन लेंगे और फिर आई स्क्वायर का वर्गमूल आई बाहर आ जाएगा, यहां से आई को बाहर कर लेंगे, अंडर रूट में बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सीएल स्क्वायर, आई से डिवाइड कर लेंगे तो v अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सीएल स्क्वायर। अब यहां v और i का जो अनुपात होगा, v क्या है परिणामी वोल्टेज, i क्या है बहने वाली धारा, तो परिणामी वोल्टेज और धारा का अनुपात परिपथ के कुल प्रतिरोध या कुल धारा के मार्ग में अवरोध को बताएगा, कुल धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को बताएगा। और इसमें दो अवयव हैं, प्रेरण प्रतिघात भी लग रहा है, प्रतिरोध भी लग रहा है, तो इनका परिणामी हम प्रतिबाधा कहेंगे। तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, अतः देखिए जब L और R दोनों श्रेणी क्रम में होते हैं तो ऐसे परिपथ को एल आर परिपथ शॉर्ट में कह सकते हो, एल आर परिपथ, एल आर परिपथ इसको शॉर्ट में कहा जा सकता है। तो अब हम सीधे देखिए एल आर परिपथ सीधे लिख रहे हैं, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा एल आर परिपथ की प्रतिबाधा Z इक्वल टू, जेड बराबर क्या होगा V अपॉन आई, और V अपॉन आई किसके बराबर है, तो यहां से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सीएल स्क्वायर, और पीछे हम पढ़ चुके हैं जो एक्सीएल है वो ओमेगा एल के बराबर होता है, तो इसको हम ओमेगा एल के रूप में भी दिखा सकते हैं, ये आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ऐसा भी दिखाया जा सकता है, या ओमेगा को 2 पाई अब भी जरूरत पड़ने पर लिखा जा सकता है। तो ये हमको प्राप्त हो गई एल आर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र, ये प्रतिबाधा जेड का सूत्र है, याद कर लीजिए। अब इसमें हमें बताना है कलांतर, यदि V व I के बीच कलांतर फाई हो, कलांतर फाई हो, तब tan फाई इक्वल टू, tan फाई इक्वल टू, देखिए क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का अनुपात लेना है, तो लंब हो जाएगा VL, आधार हो जाएगा VR, तो tan फाई बराबर VL अपॉन VR। अब VL को हम लिख सकते हैं I इंटू एक्सीएल, वोल्टेज बराबर धारा और गुणे उसके कारण उत्पन्न अवरोध, तो यहाँ VL में यानी कुंडली जो अवरोध लगाएगा एक्सीएल, और यहाँ तार जो अवरोध लगाएगा उसको R लिखेंगे, तो VR को लिख सकते हैं I इंटू R, VL को I एक्सीएल, I से I कैंसिल हो रहा है तो एक्सीएल अपॉन R लिख सकते हैं। यहाँ देखिए tan फाई इक्वल टू फार्मूला क्या मिल गया, tan फाई इक्वल टू एक्सीएल अपॉन R, या एक्सीएल को हम ओमेगा एल के रूप में भी दिखा सकते हैं, ओमेगा एल अपॉन आर, इस प्रकार से tan फाई का सूत्र मिला। अब कलांतर फाई ही अगर कहा जाए तो फाई को हम tan इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम tan इनवर्स एक्सीएल बाई आर लिख सकते हैं,
या ओमेगा एल बाय ये tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर भी लिख सकते हैं। तो अधिकतर हमको tan फाई के रूप का ही जरूरत पड़ता है, तो याद रखिए tan फाई का डायरेक्ट सूत्र और फिर tan इनवर्स के रूप में हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा LR परिपथ की प्रतिबाधा मिल गई। अब आइए देखते हैं, जब परिपथ में C और R दोनों मौजूद हों, C और R दोनों मौजूद हों, तब क्या होता है। तो अगला केस है हमारा केस नंबर 5। जब परिपथ में धारिता C तथा प्रतिरोध R दोनों श्रेणी क्रम में हो। दोनों श्रेणी क्रम में हो। देखिए अब परिपथ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये C है, ये R है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाया गया V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये लगाया गया। धारा प्रवाह होगा, दोनों में धारा सेम चलेगी, वही धारा इसमें वही धारा इसमें, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी अवयवों में धारा समान होगी, तो यहाँ भी धारा समान होगी। देखिए यहाँ वोल्टता यहाँ भी भिन्न भिन्न होगा, वोल्टता यहाँ भी भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, तो धारा का मान आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रही है। परिवर्तित होने के कारण संधारित्र के प्लेट पर आवेशन और निरावेशन लगातार होगा, बार बार यह आवेशित और निरावेशित होगी, क्योंकि धारा की दिशा बदल रही है, बीच में धारा शून्य भी हो रही है। एक पूरे अर्धचक्र के दौरान 2 बार शून्य होती है, पहले अर्धचक्र में शून्य, फिर अगले अर्धचक्र में शून्य। तो इस प्रकार से इसका आवेशन निरावेशन लगातार होता रहता है, धनात्मक मान शून्य, फिर ऋणात्मक मान, फिर शून्य। इस तरीके से पहले अर्धचक्र में आवेशन हुआ, धनात्मक मान मिला, फिर शून्य हुआ तो निरावेशन हो गया, फिर विपरीत दिशा में आवेशन हुआ, फिर उसका बाद में शून्य हुआ। तो इस तरीके से लगातार दोनों चक्रों में इसका आवेशन और निरावेशन होने के कारण इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, उसी कारण से धारा प्रवाह होगा। इसमें अदिष्ट धारा ऐसा नहीं होती। तो यहां देखिए हमने मान लिया कि इसके सिरे पर जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हमने VC मान लिया, VC वोल्टेज संधारित्र के सिरे पर है, और प्रतिरोध के सिरे पर वोल्टेज को हमने VR मान लिया, VR। तो निश्चित रूप से दोनों वोल्टेज भिन्न भिन्न होंगे, वोल्टेज भिन्न भिन्न है, दोनों के अवरोध भिन्न भिन्न होंगे। ये धारितीय प्रतिघात उत्पन्न करेगा और ये वैद्युत प्रतिरोध लगाएगा। तो अब यहां देखिए दोनों का अवरोध का संयोजन करेंगे तो यहां भी प्रतिबाधा ही कहा जाएगा। एक से अधिक तरह के जब प्रतिरोध अवरोध कार्य करते हैं तब वो प्रतिबाधा उनका संयोग कहा जाएगा। एक से अधिक प्रकार के अवरोधों का जो संयोजन होता है, धारा के मार्ग में लगे अवरोधों का जो संयोजन होता है उसी को हम प्रतिबाधा कहते हैं। यहां भी प्रतिबाधा ही उत्पन्न होगा। तो अब हम यहां देखिए परिणामी अगर निकालना चाहें तो फेजर खींच लीजिए, फेजर आरेख। देखिए फेजर इसमें बहुत जरूरी होता है, फेजर समझना। हमने ये एक स्वेच्छा से अक्ष ले लिया, इस पर हमने धारा I को दिखा दिया, ये धारा I इस डायरेक्शन में है। तो अब VC की दिशा क्या होगी और VR की क्या होगी। तो हम जानते हैं जब संधारित्र अकेला होता है परिपथ में तो उस समय जो धारा बहती है वह धारा वोल्टेज से अग्रगामी होती है, अग्रगामी होती है।
तो यानी वोल्टेज पश्चगामी होता है, वीसी पश्चगामी होता है, तो धारा से यह कला 90 डिग्री पश्चगामी इसको दिखा देंगे। तो इसको पश्चगामी दिखा देंगे, यहां हमने दिखा दिया, ये इसको कह दिया वीसी। और वी आर, जब परिपथ में आर अकेला होता है तब वह धारा की दिशा में होता है, तो ये वी आर की डायरेक्शन। अब दो वेक्टर हमको इस प्रकार मिल गए, एक वी आर और एक बी सी वेक्टर, तो इनका कॉम्बिनेशन करना है। तो इनका परिणामी कैसे निकालें, तो वेक्टर नियम, चूंकि इनको घुंगडी सदिश कहा गया है, फेजर्स हैं, तो यहाँ वेक्टर नियम का प्रयोग करके हम यहाँ इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, विकर्ण खींचेंगे, यह विकर्ण लेंगे, तो ये दोनों का परिणामी वोल्टेज कहा जाएगा। इसको हम V से लिख सकते हैं, V, ये V होगा। अब धारा के साथ देखिए, ये धारा के साथ दक्षावर्त घूर्णन इसमें दिखाया गया। हमने मान लिया फाई कला है, V जो है वह फाई कला धारा के साथ कलांतर फाई बना रहा है, यहां नीचे लिख दें, ये परिणामी वोल्टेज ये V है। तो धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर यहां फाई लिया गया, और आगे कौन चलेगा, यह धारा अग्रगामी होगी और वोल्टेज पश्चगामी होगा। सी आर परिपथ में परिणामी वोल्टेज जो है वो धारा से फाई कला पश्चगामी होता है, या ऐसा कहे कि सी आर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा परिणामी वोल्टेज V से कला में फाई अग्रगामी है, धारा वोल्टेज से अग्रगामी है, या वोल्टेज धारा से पश्चगामी है, दोनों रूपों में। तो समीकरण भी उसी अनुरूप हम बना सकते हैं। तो यहां देखिए, ये परिपथ कौन सा है, जब C और R दोनों हो तो इसको परिपथ CR कहेंगे, CR परिपथ, ये CR परिपथ कहा जाएगा। और इस CR परिपथ में देखिए परिणामी वोल्टता निकालिए, इसकी वैल्यू, यदि परिपथ में परिणामी वोल्टेज V हो, यदि परिपथ में परिणामी वोल्टेज V हो, तब वही नियम यहां भी लगाएंगे, सेम चलेगा, V स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। और यहां हम V अगर कहें तो परिणामी वोल्टेज V इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। वही वेक्टर वाला नियम लगाएंगे, समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, या वेक्टर लंबवत वेक्टर हैं दोनों, दो लंबवत वेक्टर का परिणामी आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूले से निकालिए, दोनों लग सकता है। अब आइए देखते हैं, हम यहाँ से प्रतिबाधा निकालना चाहते हैं, तो हम रख देंगे मान V बराबर अंडर रूट वी आर को लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर स्क्वायर, वी आर स्क्वायर है, और यहाँ वी सी को लिख सकते हैं आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर, आई स्क्वायर दोनों में कॉमन लेंगे तो उसका वर्गमूल आई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, आई को नीचे डिवाइड कर लेंगे, वी अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच अनुपात मिल गया। इस अनुपात को हम क्या कहेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा, ये परिपथ की प्रतिबाधा कही जाएगी। अतः परिपथ की प्रतिबाधा Z, ये V और I का अनुपात होगा, और इसको हम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर लिख सकते हैं, या एक्स सी का फार्मूला 1/ओमेगा c पढ़ा जा चुका है, तो इसको आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का स्क्वायर कह सकते हैं। ये हमको मिल गया प्रतिबाधा Z के लिए फार्मूला। सी आर परिपथ की प्रतिबाधा है, ये सी आर परिपथ की प्रतिबाधा है, ध्यान रखिए, सी आर परिपथ की प्रतिबाधा है, ये सी आर परिपथ लिया गया है, ध्यान रखिए। अब आइए देखते हैं इसमें कलांतर कैसे निकालें, तो V और I के बीच कलांतर निकाल दीजिए। यदि V व I के बीच
कलांतर फाई हो, तब tan फाई इक्वल टू यहां से देखिए हम tan फाई निकालना चाहते हैं, लंब होगा VC, आधार होगा VR, तो इसको हम VC अपॉन VR कहेंगे, VC अपॉन VR, और VC को लिखेंगे IXC और VR को लिखेंगे IR। I से I कैंसिल हो रहा है, XC अपॉन R, ये tan फाई मिला, तो अब हम इसको यहां दिखा सकते हैं tan फाई इक्वल टू XC अपॉन R, ये मिल गया XC अपॉन R, या XC को 1/ओमेगा C जब लिखेंगे, XC को 1/ओमेगा C लिखेंगे, यहां से देखिए क्या मिल जाएगा, XC को 1/ओमेगा C लिखेंगे तो ये 1/ओमेगा C इंटू R मिलेगा। ये tan फाई का हमको फार्मूला टोटल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम कलांतर भी निकाल चुके, CR परिपथ का कलांतर, या फाई के रूप में अगर लिखना हो तो tan को उधर ले जाके इस रूप में भी दिखा सकते हो, फाई इक्वल टू tan इनवर्स XC अपॉन R, या इसको हम tan इनवर्स 1/ओमेगा C इंटू R ऐसा भी दिखा सकते हैं। ये V और I के बीच कलांतर CR परिपथ का। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने C परिपथ पढ़ा, LR परिपथ पढ़ा और CR परिपथ के बारे में अध्ययन किया गया। अब अगले दिन हम LC परिपथ नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, और LCR परिपथ है और श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ, इन सभी परिपथों पर आगे चर्चा होगी। ये सभी परिपथ बोर्ड परीक्षाओं में एक ना एक साल पूछे जरूर गए हैं, तो इनको हमें ध्यान से समझना है। 1, 2, 3 परिपथ जो है वह बेसिक लेवल में मतलब बेसिक है, उनका यूज होता है, और बाकी LR परिपथ, CR या LC या LCR परिपथ, इनमें से प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षाओं में आते हैं, एक ना एक प्रश्न आते रहते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िए, और फिर हम अगला जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट डे अगले लेक्चर में पुनः बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।